नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में जुड़ रहे सभी पाठकों का, सभी दर्शकों का, श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जितने लोग पूर्व से इंतजार में रहते हैं और उन्हें लगता है कि बाहरी फील्ड के एक्टिविटी के अलावा भी मैं समय पर पहुंचने का पूरा प्रयास करता हूं, उन सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों का प्यार और सहयोग मिलता है और मैं किसी भी तरह का कोई चीज आप लोगों के बीच रख पाता हूं। सर्वप्रथम आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा, निवेदन होगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। इसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे। आज का कोरोना का भी अपडेट दे देंगे। हालांकि अब कोरोना का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है और धीरे धीरे प्रभाव जो है वो उतना शक्तिशाली नहीं रहा है वर्तमान में कोरोना का। एक विशेष चीज मैं आप लोगों को जो जानकारी दे दूं कि जिस तरह से लोगों ने लॉकडाउन के नियमों का पालन किया, संयमता बरता, लोग घरों में कैद हुए, जिसके कारण हम कोरोना पर धीरे धीरे विजय हासिल हुए, लेकिन पूर्ण रूपेण हम विजेता नहीं बने हैं। अभी भी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और जिस तरह से कि वर्तमान में लापरवाही बरती जा रही है तो एक डर फिर आ सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से एक निवेदन भी करूंगा कि आप वीडियो शेयर करने के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। और अचानक बारिश शुरू हो गई, सब जो क्षेत्र के लोग हैं उन्हें पता होगा। थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों के बीच लाइव था, एक एम्बुलेंस जो फंस गई थी, आप लोगों ने देखा होगा। बहुत ही खराब स्थिति थी और मुझे व्यक्तिगत रूप से उसी में से किसी कर्मी ने बुलाया तो मुझे जाना पड़ा और मुझे लगा कि मेरे अगर वहां, हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि वहां जो है पहुंच चुकी है, टीम पहुंच चुकी है, उसके निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है और जो है आप लोगों के सबों के प्रयास से ही कुछ हो पाता है। तो थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। अभी व्यवस्थाएं भी उस तरह की नहीं है और जो माहौल तुरंत समाप्त हुआ है, कभी तुरंत ऐसा मतलब नहीं हो सकता है स्थिति इतना तुरंत बेहतर। तो थोड़ा सा अभी भी लोग कोताही बरत रहे हैं, अभी भी पूर्ण रूपेण कार्यालय नहीं चल रहा है, ऑफिस नहीं चल रहा है। तो इसके अलावा जितने लोग लाइव में जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रीना आशीष जी लिखते हैं सर लेट जी, बिल्कुल कवरेज दिखा रहे थे आपको एम्बुलेंस का। शिव शंकर जी गुड इवनिंग नमस्कार। ललन झा जी गुड इवनिंग नमस्कार। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप लोग लाइव में ही लिखने लगे कि अब 8 बजने चला है, एंकर चैट का समय हो चला है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को धन्यवाद दूं कि सभी लोगों को इस एंकर चैट का जो है इंतजार रहता है। और शिवशंकर जी लिखते हैं दूसरा वैक्सीन आपके सर, आपके जो सर्टिफिकेट आपने निकाला है, आपने जो बुकिंग स्लॉट बुकिंग किया था और उसमें जो है लिखा हुआ है कि कितने तारीख से कितने तारीख तक आप सेकेंड डोज ले सकते हैं। तो अब हम आपसे विशेष रूप पर चर्चा करें। आज का जो मुद्दा है वो आप लोगों ने कैप्शन में देख लिया होगा कि बढ़ती जनसंख्या के बाद भी व्यवस्था पर कुव्यवस्था का प्रभाव है। हम सर्वप्रथम आपको कोरोना अपडेट दे दें जो जरूरी है, चाहे शून्य ही क्यों ना हो, शून्य ही रिपोर्ट क्यों ना हो, जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं। और आयुष कुमार कहते हैं महंगाई पर जरूर करेंगे बात, आयुष जी। संतोष कुमार कहते हैं नमस्कार नमस्कार। सोनू कुमार शर्मा कहते हैं नमस्कार। सोनी कुमारी हाय, थैंक यू। और बहुत लोग, सभी लोग उनकी प्रतिक्रिया आ रही है। सोनी कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग, नमस्कार सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं हार्दिक अभिनंदन सबों का। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे राजधानी दिल्ली से और उनसे हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि बिहार हमेशा
चुनाव के समय ही क्यों याद आता है, उसके बाद बिहार कहां चला जाता है। तो थोड़ा सा आज का जो है वो टॉपिक वो दमदार है, इसलिए आप लोगों से निवेदन होगा कि वीडियो को शेयर करें, लाइव में बने रहें, अपनी भी प्रतिक्रिया आप जरूर लिखें। सबों को सब दिन का टेस्ट नहीं पसंद आ सकता है। इस दिन अलग अलग तरह के पाठक जुड़ते हैं और वो अपनी बातें करते हैं, वो अपनी मन की बातें बताते हैं। तो सब दिन का अलग अलग विषय है, अलग अलग टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कोरोना का अपडेट दे दें, जो बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आपको कोरोना का अपडेट दे दें। जिस तरह से सबों को पता है कि अब कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया, और कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम होने के साथ जो एक सबसे अच्छी चीजें नजर आई, जो आपको देखने को मिली, सबों को देखने को मिला, कि अब धीरे धीरे जो है सामान्य जीवन की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। आज जो है पूरे बिहार में 487 कुल संक्रमित मिले हैं। 487 487 कुल पूरे बिहार में कोरोना संक्रमित मिले हैं। और भागलपुर की जो संख्या है आज की, वो सिर्फ और सिर्फ 5 है। पूरे भागलपुर जिले में, यानी भागलपुर जिले का आज का रिपोर्ट है कि भागलपुर में 5 संक्रमित मिले हैं, ओनली 5। और कुल बिहार में 487 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बताते चले कि रिकवरी परसेंटेज जो है, रिकवरी रेट, वो है 97.94, 97.94। इसके अलावा विगत 24 घंटे में 1,10,000 और 1,10,037 लोगों की सैंपलिंग हुई है। और वर्तमान में तीसरा फेज आने को तैयार है, लेकिन अभी उसका प्रभाव शुरू नहीं हुआ है। और सतर्कता रही और अच्छी स्थिति रही तो तीसरा फेज नहीं ही आएगा। और इस बीच बता चलें कि अभी तक 7,02,411 लोग ठीक भी हो चुके हैं। कहीं ना कहीं अब कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है पूरे बिहार में। अगर नौगछिया की हम बात करें, सिर्फ नौगछिया अनुमंडल के नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल की बात करें, तो मुझे वहां का भी कोरोना हमारे पास आ चुका है। कोरोना रिपोर्ट आज का भी कोरोना रिपोर्ट 0 है। नौगछिया में एक भी कोविड पॉजिटिव नहीं मिले हैं। हालांकि हम आपको बताते चले, कभी जानकारी हमें मिल रही है कि स्टेशन पर कुछ कोरोना संक्रमित मिले हैं। हालांकि इसकी पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं होने के कारण हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। अभी का जो रिपोर्ट है आज संध्या 6 बजे तक का, उसमें से है कि सैंपलिंग एक्सप्रेस की जो 4 गाड़ी चल रही है, जिनसे 169 लोगों की एंटीजन से जांच हुई है, 157 लोगों का आरटीपीसीआर लिया गया है। इसके अलावा 23 लोगों का नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के अस्थायी कोविड सेंटर में कोविड जांच हुई है। 16 लोगों का स्टेशन पर जांच हुआ था और एक भी संक्रमित नहीं मिले थे। कुल 208 लोगों का एंटीजन से जांच हुआ है और कुल 180 लोगों का आरटीपीसीआर से सैंपल लिया गया है, आरटीपीसीआर के लिए, और एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं, एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिले हैं। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि अब कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे नौगछिया में समाप्त होते जा रहा है। लेकिन वैक्सीनेशन की भी हम जानकारी दे दें आपको, जो बेहद ज्यादा जरूरी है। 18 साल से अधिक का भी अब स्लॉट खाली रहता है, लोग बुक नहीं कर रहे हैं। अब तो बुकिंग की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब रात में भी, शाम के बाद आप किसी समय कर सकते हैं। तो 18 प्लस से 112 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। 45 साल से अधिक लोगों में 98 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। और टीका एक्सप्रेस से, एक एक्सप्रेस से 50 लोगों का और दूसरे एक्सप्रेस से 60 लोगों का, यानी कुल 110 लोगों का टीका एक्सप्रेस से वैक्सीनेशन किया गया है। और तो आज का जो कोरोना अपडेट है वो विभिन्न स्थानों से वही 0 रिपोर्ट है। इसीलिए अब हम चाहेंगे कि अब आज का जो विशेष मुद्दा है इस पर चर्चा करें। आप लोगों से भी निवेदन होगा, जितने लोग भी जुड़े हैं, जुड़ते जा रहे हैं। आयुष कुमार लिखते हैं महंगाई, जी बिल्कुल करेंगे। अजय चौधरी गुड नाइट सर, भाई जुड़े हैं तुरंत गुड नाइट। आपको गुड नाइट, आप सो जाएं, अभी तो चर्चा शुरू हुई है भाई। संजय कुमार लिखते हैं नाइस वरुण जी, थैंक यू। सूरज आलम प्रणाम सर, प्रणाम भाई। टुनटुन कुमार लिखते हैं फेज इंफॉर्मेशन, अभी वर्तमान में तीसरा फेज आने को है, लेकिन अभी
तीसरा फेज आने को है, लेकिन अभी तीसरा फेज आया नहीं है। इसके अलावा हम आपको बताते चले कि जो वर्तमान की स्थिति है कि तीसरा फेज नहीं आएगा, क्योंकि अब लोग अवेयर हो चुके हैं। इसके बाद जो है अनिमेश आर्या जुड़े हुए हैं, लिखते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कोमल भगत जुड़ी हुई हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कोमल भगत जी। एमडी खालिद महमूद जुड़े हैं, गुड इवनिंग वरुण भैया जी, गुड इवनिंग। आर के राकेश जी जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आपको भी। और सोनू कुमार शर्मा पूछते हैं, एक बार पूछना था कि मन की बात किससे करनी चाहिए? भाई मन की बात पहले खुद से करनी चाहिए, मन की बात पहले मन से ही करनी चाहिए। आपको लगता है तब फिर अगले से करनी चाहिए। आपका फिर दिमाग जिसको कहेगा, मन की बात पहले दिल और दिमाग से कीजिए, फिर यह जो बताएगा वो आगे कीजिए। तो आइए अब हम अपने गेस्ट को बुलाते हैं और आज का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा, हम उस पर चर्चा करते हैं। और आज हमारे साथ लाइव स्ट्रीम में जुड़ेंगे राजधानी दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार आलोक झा। हम हृदय से स्वागत करते हैं आज के जीएस न्यूज के इस लाइव एंकर चैट में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी दिल्ली से आलोक झा जी। आलोक जी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम आपको। मैं वरुण बाबुल आपसे नौगछिया से, मैं लाइव एंकर चैट से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत बधाई बाबुल। और जिस तरह आप काम कर रहे हैं, ये कहने की इच्छा मेरी पहले से थी, और आज जब लाइव चैट में जुड़ा तो मैंने सोचा कि वो इच्छा भी पूरी कर ली जाए। बहुत जी अच्छा काम कर रहे हैं, और जिस तरह से आप लगातार अनेक विषयों पर इंटरव्यू कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर मावरा का इंटरव्यू देखा था जो आप कर रहे थे कोरोना से रिलेटेड। जी जो जी सवाल जवाब आपके थे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जवाब थे, और बहुत ही एक तरह से कहिए कि अवेयरनेस को जिस तरह से फैलाना जरूरी है, क्योंकि कोरोना का प्रकोप पूरे देश में फैला हुआ है। और खासतौर पर अगर बिहार की बात करें तो वहां पर चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि लोग ज्यादा संवेदनशील नहीं है कोरोना के जो प्रोटोकॉल है उसको मानने के लिए। तो ऐसे में मैंने डॉक्टर मावरा का देखा था। उसके बाद कल जो है वो विभूति भूषण झा से आपने साहित्य के ऊपर चर्चा की। दोनों ही विषय मेरे फेवरेट हैं। दोनों ही विषयों पर मैंने पूरा इंटरव्यू देखा था। तो बहुत बधाई आपको। शुक्रिया शुक्रिया, और जिस तरह धन्यवाद। से आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बार बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी शुक्रिया। आप राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली दिल वालों की है और पूरे भारत की धड़कन है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि एक चीज जो एक बहुत बड़ा सवाल है क्षेत्र के लोगों की, कि जब भी चुनाव आते हैं बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के उड़न खटोले नौगछिया और भागलपुर बिहार में, बिहार के हर जिले में, दियारा हो कि शहर हो, स्कूलों में हो कि हाई स्कूल में हो, कॉलेज में हो, स्टेडियम में हो, भीड़ लग जाती है विभिन्न प्रकार के रंगों के। यानी मैं जिस पार्टी की बात करूं, अलग अलग सबों का रंग है, अब तो रंग ब्रांडेड हो गया बिहार में। और उस रंगों के पताके लहरा उठते हैं, झंडे लहरा उठते हैं, टोपी और टी शर्ट इत्यादि में नजर आते हैं। लंबे लंबे भाषणों की लाइनें होती है, भोपू जोर जोर से चिल्लाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होता है, बिहार में कुव्यवस्था आ जाती है। सबसे पहले मैं आपसे राय लेना चाहूंगा कि ऐसी अनदेखी क्यों होती है और कैसे होती है? देखिए, किसी भी क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण होता है कि आपके क्षेत्र का विधायक या आपके क्षेत्र का एमपी कितना वोकल है। और उसको वोकल होने के लिए, वोकल मीन्स कि वो कितनी समस्याओं को एड्रेस कर पाता है। अगर वो विधायक है तो राज्य सरकार से कितना उस समस्या के बारे में बात कर पाता है, या फिर अगर वो एमपी है तो केंद्र सरकार से किस मात्रा में वो बात कर पाता है, ये उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए आपके विधायक और आपके एमपी का वोकल होना जरूरी है आपके क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके क्षेत्र के विधायक, यानी कि अगर नौगछिया भागलपुर की बात करें तो उपेक्षित रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से अनेक समस्या रोजाना सामने आती है, उसको देख के कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, नौगछिया भागलपुर या फिर कहिए कोसी का क्षेत्र, बिल्कुल पिछड़ा इलाका माना जाता है कोसी, वहां पर ना विधायक वोकल हो पाता है और ना ही एमपी वोकल हो पाता है। देखिए, आपके विधायक, आपके एमपी वोकल कब होंगे? जब जनता वोकल होगी, जब जनता रोजाना जो है एमपी और विधायक से उसकी खोज खबर लेगी। और जहां तक मैंने अनुभव किया है, क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र का हूं, वहां पर लोगों में अरे जाने दो की इच्छा जो है, अरे जाने दो जो है, ये ज्यादा प्रचलित है। यानी कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं
तो बहुत ज्यादा लोग क्वेरी करने नहीं आएंगे आपके पास, अगर आप विधायक हैं या फिर अगर आप एमपी हैं। आपके मन में जो हुआ वो अगर आप कर देते हैं तो ठीक, नहीं तो जनता बहुत ज्यादा क्वेरी नहीं करती है। और यहाँ मैंने दिल्ली में देखा है कि यहाँ पर लोग जो हैं वो ज्यादा वोकल हैं, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने क्षेत्र को एड्रेस करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को वोकल होना पड़ेगा, और लोगों को वोकल होना ही पड़ेगा अगर आप अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर आप अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं। और जिसका जिक्र अभी बाबुल आप कर रहे थे कि चुनावी सभाओं में भीड़ बहुत मिलेगी, निश्चित रूप से उस भीड़ के वनस्पत अगर आप देखें तो वो भीड़ जो है उतनी वोकल चुनाव के बाद नहीं रह पाती है। कहीं ना कहीं सबके अपने स्वार्थ होते हैं, और सबके अपने फॉर्मूले होते हैं, उसी फॉर्मूले पर जो है ये पूरा सिस्टम चलता है। तो सबसे जो मैंने अनुभव किया है कि जनता को बहुत ज्यादा वोकल होना पड़ेगा, तभी जो है किसी भी क्षेत्र की, चाहे नौगछिया, भागलपुर या फिर दुनिया के किसी भी क्षेत्र की समस्या तभी सॉल्व होती है जब आप उस काम के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव के पीछे पड़ते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेबाक तरीके से आप बोलते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चूंकि आप राजधानी दिल्ली से हैं, तो वो तो दिल्ली दिल वालों की है और राजधानी धड़कन है। मैं एक सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जब बिहार की राजनीति होती है तो मुझे ये कहने में 1% भी ना शर्म लग रहा है ना लिहाज लग रहा है कि बिहार का जो चुनाव है वो पूर्व से ही जातिवाद और दूसरा एक वंशवाद, जातिवाद और लोभ पर, यानी कहा जाए तो पैकेट पर चुनाव होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि हर, चाहे वो सत्ताधारी हो कि विपक्ष हो, चुनाव लड़ने से पहले वो बोरी जरूर तैयार कर लेता है, क्योंकि इसे पता रहता है कि यहाँ चुनाव के समय जब तक खर्चा नहीं दिया जाएगा लोग वोट नहीं करेंगे। जी देखिए, ये सिर्फ बिहार की नहीं, हर एक जगह की यही समस्या है। अगर आप देश में किसी भी हिस्से में जाएंगे तो लगभग कमोबेश यही तस्वीर रहती है। बिहार में थोड़ी ज्यादा है, जाति पे जो है बिहार यूपी की राजनीति, ऐसा माना जाता है कि जाति के ऊपर ज्यादा आधारित है। और अगर आप देखेंगे सिलेक्शन में जब पार्टियां सेलेक्ट करती हैं अपनी कैंडिडेट को, तो निश्चित रूप से जाति को जरूर देखती हैं, और वो बड़ा मुद्दा एक बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी इलेक्शन में। निश्चित रूप से अगर आप देखें तो आजकल के जो यूथ हैं, जो भागलपुर से हैं, जो नौगछिया से हैं, रोजाना सबसे बात होती है, और मेरे कई मित्र भी हैं, वो लगातार अब जो है ये ट्रेंड थोड़ा सा बदला है। अगर मैं कहूं कि जो नई जनरेशन है वो जो है इस ओर ज्यादा ध्यान दे रही है, वो डेवलपमेंट देख रही है। हालांकि अभी उनकी संख्या कम है और उनकी संख्या ज्यादा होने में अभी वक्त लगेगा, हो सकता है कि अगले चुनाव में या फिर अगले चुनाव में। लेकिन ये खुशी की बात है कि जब लोग बात करते हैं, और चाहे उनकी संख्या बेहद कम हो, बात करते हैं और अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे हो इसकी बात करते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं मैं, जब महेश शर्मा जो है उड्डयन मंत्री थे, तो भागलपुर हवाई अड्डे के लिए हम जितने भी पत्रकार दिल्ली में हैं, उन सबों ने जो है महेश शर्मा को बहुत अप्रोच किया था। और उस अप्रोच का नतीजा ये हुआ था कि कुछ जो है 10% समझिए, 10% काम जो है उस पर हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है सभी अपने अपने बीट में या फिर अपनी अपनी खबरों में व्यस्त हो गए। उसके बाद हमने बहुत ज्यादा जो है उस दिशा में काम नहीं किया या फिर अप्रोच नहीं किया, जिस वजह से जो है बहुत ज्यादा हो नहीं पाया उस क्योंकि अगर आप देखें तो सबसे बड़ा अभी उस क्षेत्र की जरूरत जो है वो कहीं ना कहीं हवाई अड्डा है, और रोड का जो है वो ठीक होना है। अगर आप देखेंगे पुल की बात करें, विक्रमशिला सेतु पुल की बात करें, आए दिन, और आपकी रिपोर्ट में देखता रहता हूं, और आपके रिपोर्ट से ही पता चलता है कि आए दिन जो है वहां पे जाम जो है वो लगा रहता है। निश्चित रूप से हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि उसके पैरेलल दूसरा पुल बनाया जाएगा, लेकिन अभी उस पुल को के बनने में टाइम है, और लगभग साल 2 साल मान के चलिए कि साल 2 साल से ज्यादा का समय लग सकता है। तो ऐसे में जो वहां पे लोग हैं वो क्या वैकल्पिक रास्ता चुने? क्या वो इसी तरह जाम में फंसते रहे, अपना समय बर्बाद करते रहे, अपने ईंधन को बर्बाद करते रहे? तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और मैंने देखा है कि आप जो है लगातार उस क्षेत्र की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उस क्षेत्र में जो एक तरह से कहिए जो असुविधा है, और पुल पे भी कई बार आपकी रिपोर्टिंग मैंने देखी है। निश्चित रूप से इस पर भी लगातार बातचीत होनी चाहिए और लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं आएंगे आगे
तो कहीं ना कहीं ये बात दब जाती है। और कहीं ना कहीं सरकारी फाइलें आपको पता ही है, भले ही जमाना इंटरनेट का है और हम दोनों आपस में इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकारी ऑफिसर्स की रफ्तार जो है वो बिल्कुल वैसी है, खासतौर पर बिहार की अगर बात करें तो लोगों को वोकल होना पड़ेगा और अपने क्षेत्र के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे डीएम हो, उनसे बात करनी पड़ेगी। और इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन वहीं से निकलेगा, क्योंकि अगर आप ऊपर से बात करेंगे तो हवा हवाई बात हो जाएगी। ग्राउंड पे ही आपको वो कार्य करना पड़ेगा, ग्राउंड पे ही आपको समझना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ है और उस दिक्कत को जो है सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वो बहुत अच्छी तरीके से और बहुत बेबाक तरीका से आप बताते जा रहे हैं, हमारे पाठकों को भी काफी आनंद आ रहा है। और मैं आपका हृदय से भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इस क्षेत्र के और हमें यह मौका दिया, ये हमें वक्त दिया कि हम आपके साथ बातचीत कर सके। राजधानी दिल्ली से जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ पत्रकार तेज तर्रार और काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं आलोक झा जी। तो एक चीज हम और आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो वर्तमान में भी ऐसा बताया जा रहा है कि हवाई जहाज जो है वो भागलपुर से हवाई जहाज, चुनाव में तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर आपको देखने को मिलेंगे और वादें भी उसी ग्राउंड में आपको, उसी में मोदी जी भी पिछले चुनावी सभा जब वो संबोधित करने के लिए भागलपुर आए बिहार विधानसभा चुनाव में, तो उन्होंने भी बहुत तरह की बातें कही। लेकिन एक बड़ा चीज जो होता है, एक कनेक्शन जो कहा जाए कि एक कनेक्शन जो भागलपुर से दिल्ली को जोड़ता है, पीएमओ ऑफिस को नौगछिया से या भागलपुर से जोड़ता है, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। क्या आप मानते हैं कि इसमें राजनीतिक दलें भी कहीं ना कहीं जो है इसे ठंडा कर देती है, इसे गर्म नहीं रख पाती है मामले को? देखिए, जहां तक एयरपोर्ट का सवाल आपने पूछा है, निश्चित रूप से एयरपोर्ट जो है, अगर आप शहनवाज हुसैन के समय से बात करें, 2 बार एमपी भागलपुर से शहनवाज हुसैन रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री भी थे। उनके कार्यकाल में कोशिश हुई थी, उनके कार्यकाल में ये एक तरह से कहिए कि नींव डाली गई थी। उस नींव को कोई आगे बढ़ा नहीं पाया और उसके बाद शहनवाज हुसैन भी कभी मंत्री नहीं बन पाए। ये उस क्षेत्र का एक तरह से कहिए कि उस क्षेत्र में सबसे बड़ी एक तरह से उस क्षेत्र का दुर्भाग्य कहिए कि शहनवाज हुसैन अगर दोबारा मंत्री बनते तो निश्चित रूप से ये समस्या जो है सॉर्ट आउट हो सकता था। दूसरी बात कि जो अभी वर्तमान में एमपी हैं, जब वो दिल्ली आते हैं तो उनसे मुलाकात होती है और उनसे अपने क्षेत्र की भी बात होती है और अपने क्षेत्र के समस्याओं पर भी बात होती है। कटिहार से जो विधायक हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी रेगुलर बात होती है, उनसे भी समस्याओं के पर बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये एक तरह से कहिए कि मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। आप एक बात कर लेते हैं, वहां से आश्वासन आपको मिल जाता है, उसके बाद से हम जो है एक तरह से बेफिक्र हो जाते हैं। तो यही मैंने कहा, देखिए, नेता तभी काम करेगा, विधायक तभी काम करेगा जब उसको मास दिखेगा, यानी उसको वोटर की संख्या ज्यादा दिखेगी और उसको ये डर होगा कि आप अगर इस बार काम नहीं करते हैं तो अगले बार आपका जीतना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में ही, क्योंकि जो मास का प्रेशर होता है, जो लोगों का प्रेशर होता है, वही इफेक्टिव है इस लोकतंत्र में। अदरवाइज आप किसी के भी एक तरह से कहिए कि किसी के भी रेफरेंस को लेकर जाएं तो मुझे नहीं लगता है, अगर ऐसा होता तो ये समस्या बहुत पहले सॉल्व हुई होती। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे भागलपुर से 2-3 मित्र हैं जो टाइम्स नाउ और आज तक में हैं, वो उन सब के साथ मैं भी गया था और बात हुई थी जब महेश शर्मा थे। लेकिन इंडिविजुअली जो है बहुत ज्यादा हम लोग दबाव नहीं डाल पाए, बहुत ज्यादा कर नहीं पाए, इस वजह से जो है वो समस्या वहीं की वहीं रही। तो लोगों को वोकल होना पड़ेगा पहला। अगर आप इस लोकतंत्र में, और सिर्फ भारत के लोकतंत्र में नहीं, कहीं के भी लोकतंत्र में, अगर आप अपने क्षेत्र का काम करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में एयरपोर्ट हो, आपके क्षेत्र में जो है अच्छी सड़कें हों, आपके क्षेत्र में अच्छे स्कूल हों, तो निश्चित रूप से लोगों को ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत अच्छी तरीके। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के सवाल भी आते जा रहे हैं। सोनू कुमार शर्मा कहते हैं कि बिहार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? आपकी नजर से क्या लगता है कि केंद्र या जो है, मान लीजिए अभी तो मोदी जी हैं, विगत कई वर्षों से 3 उनका जो है राउंड हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों होता है? देखिए, सौतेला व्यवहार तभी होता है जब हम अपने साथ सौतेला व्यवहार होने देते हैं। ये जरूरी है कि अगर आप अपने अधिकार के लिए खड़े नहीं होंगे तो आपको जो है अधिकार मिलने में मुश्किल होगी।
वही बिहार के साथ होता आया है। अगर आप बात करें तो बिहार में जो भी या फिर राज्य सरकार कहिए, अभी बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, दिक्कतें होती है, लेकिन वो एड्रेस नहीं कर पाते, आपके रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस नहीं कर पाते, राज्य सरकार जो है वो एड्रेस नहीं कर पाती। हालांकि बिहार में अभी के सिनेरियो में अगर आप देखें तो आपको पहले से ज्यादा विकसित होता बिहार नजर आएगा, लेकिन ये विकसित जो है, यहाँ पे मैं मानता हूं कि राज्य सरकार जो है, जो मोटा मोटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर राज्य सरकार जो है बहुत स्लो काम कर रही है। अभी जितना विकास होना चाहिए था, क्योंकि कई बार से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और इतने वक्त से मुख्यमंत्री हैं, अगर नीतीश कुमार या फिर कहिए कि उनके मंत्री, उनके विधायक अगर चाहते तो अभी तक न सिर्फ इस क्षेत्र का बल्कि संपूर्ण बिहार का विकास हो पाता। लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी दिखती है, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति दिखती है, जो बिहार में एक तरह से कहिए कि अपने अधिकारों को मांगने के लिए जो है रोकता है। और यही बात मैंने महसूस की। लगभग सभी बिहार के सभी एमपी जब सत्र चलता है तो यहाँ पे मौजूद रहते हैं, सबसे लगभग बात हो गई है, सबसे बात होती रहती है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक ये अपने अपने प्रश्नों को या फिर कहिए अपने मुद्दों को ठीक से एड्रेस नहीं कर पाते, या फिर अगर सदन की बात करें तो सदन में जिस एक तरह से कहिए कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ सदन में अपने क्षेत्र के सवालों को एड्रेस करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। एक दो अगर इसमें बात करें तो एक दो एमपी हैं जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में, जिसको या फिर कहिए लोकसभा में मैंने कॉन्फिडेंटली बात करते हुए देखा है। लेकिन ज्यादातर क्योंकि ये समझते हैं कि जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो प्रश्न पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो केंद्र सरकार के ऊपर प्रश्न पूछेंगे या फिर केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जिस रफ्तार से या फिर कहिए कि जिस कॉन्फिडेंस से वो प्रश्न उनको पूछना चाहिए था, अपने मुद्दे को उठाना चाहिए था, वो नहीं उठा पाते हैं। मसलन एक उदाहरण मैं देता हूँ कि जो बांका के एमपी है, बांका से सटा हुआ एक वहां पर जो है उसके एमपी को मैंने कभी सवाल करते हुए नहीं देखा, संसद में भी और बाहर भी। वो मीडिया से भी ज्यादा वोकल नहीं होते। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव ऐसे होंगे तो आपके क्षेत्र का क्या हाल होगा। क्या बात है, क्या बात है। आइए, बहुत सारे लोगों के और कमेंट आते जा रहे हैं। मोनू कशेरा लिखते हैं मुझे कुछ कहना चाहिए। बिल्कुल कहिए, बोलिए। और इसके बाद जो है मोनू कशेरा कहते हैं बाबुल भैया मैं नौगछिया मार्केट का रहने वाला हूँ, यहाँ नगर पंचायत द्वारा नाला साफ किया गया है लेकिन निकला हुआ कचरा बहुत दिनों से नहीं किया गया है, और ये ना हम जीत सकते जी। इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जो बड़ा मुद्दा है इस पर चर्चा करेंगे। मोनू कशेरा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनिमेश आर्या लिखते हैं कि तारकिशोर प्रसाद को अपनी समस्या को लेकर लेटर लिखिए कि नगर परिषद में बिल्कुल ध्यान। जी जरूर। और कन्हैया कुमार लिखते हैं कि चुनाव में आरजेडी जिताइए, इस पर भी चर्चा करेंगे। और दबंग बॉय पिंटू लिखते हैं बाबुल भैया और आलोक भैया को कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद आपको। और सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं बिहार में 19 लाख रोजगार देने का वादा किया गया चुनाव में और अभी तो सत्ता पक्ष चुप क्यों है। जी 19 लाख, जब यहाँ लाखों की, आपको शायद ध्यान होगा पूरी तरह से कि जब चुनावी रैलियां हो रही थी तो नौकरियों की इस तरह बाढ़ आ रही थी कि जैसे मानिए कि कहीं एक बहुत बड़ा जमा हो रहा है चंदा और लोग ला ला के दे रहे हैं। 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 19 लाख, एकदम लग रहा था कि एकदम बोली लग रही है। और चुनाव के बाद धीरे 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 शांत हो रहा है, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। आपको क्या लगता है? देखिए, रोजगार जो है, रोजगार के विषय पर जो आपने कहा कि चुनाव में निश्चित रूप से कई पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, और जो अभी बिहार में सत्तासीन है, जो अभी नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है, इनकी पार्टी ने भी और बीजेपी ने भी जो है कई वादे रोजगार को लेकर किए थे। और अब जो है देखा ये जा रहा है, क्योंकि ये समय जो है, एक तो दो चीजों की मार रोजगार पे पड़ी है। देखिए, जो कोरोना महामारी है, पिछले 1.5 साल से अगर आप देखें तो ज्यादातर देश में जो है लॉकडाउन रहा है, और उससे कहीं ना कहीं रोजगार इफेक्टिव हुआ है। जहां तक सरकारी नौकरी की बात है, निश्चित रूप से जो वादे
चुनाव से पहले एनडीए ने किए थे, उसमें कहीं ना कहीं फेल होते हुए, या फिर कहिए कि वो वादे पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी समय है, और उस समय में हो सकता है कि जो रोजगार है, क्योंकि हम जब रोजगार की बात करते हैं तो बिहार में रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी ही होता है। और इस मुद्दे पर जो है बिहार के मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद का इंटरव्यू जब मैंने किया था, तो मैंने पूछा था कि आपने रोजगार का वादा किया था, आखिर वो रोजगार आएगा कब? तो गोल मोल जवाब दे गए थे वो। लेकिन ये जरूर है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जब कोरोना महामारी जो है पूरी तरह से कम हो जाएगी, और जिस तरह से अभी कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार इस दिशा में आगे क्या करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बार जनता का प्रेशर बहुत है। अगर आप तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव की पार्टी ने भी जो है वो कई लाख रोजगार देने की बात कही थी, कई लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, और एनडीए ने रोजगार देने की बात कही थी। तो अभी थोड़ा इंतजार करिए, देखिए सरकार क्या रोजगार लाती है, या फिर जो है कितना पास हो पाती है, कितना फेल हो पाती है। अभी तो समय है ये देखने में। क्या बात है। इसके अलावा जो है मुन्ना भाई लिखते हैं गुड थैंक यू, जिच्छो कुमार लिखते हैं एनएच 107 उस पर भी बात करेंगे। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं नौगछिया को जिला बनाने का मुद्दा सिर्फ चुनाव के समय हो रहा था, अभी सब चुप हो गए, इसके पीछे भी वोट की, इस पर भी बात करेंगे। अमित कुमार गुप्ता जुड़े, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा आलोक जी, जैसे कि आपको भी पता होगा कि नौगछिया पुलिस जिला है, और बढ़ते क्राइम को लेकर जब पुलिस जिला का स्थापना किया गया था, जो अभी भी कहीं ना कहीं ये क्राइम से जो जुड़ा हुआ है, हमारा नौगछिया जो है वो तीन चीजों से हमेशा जूझता रहा है। एक सबसे पहले प्राकृतिक आपदा, यहाँ जो है बाढ़ की बड़ी समस्या है, बांध निर्माण हमेशा होते रहता है, कटाव से चलता रहता है, तो तीन चीज से जो है नौगछिया हमेशा जूझा। और ये इनमें से जो जिसके लिए यह सबसे ज्यादा जाना जाता है वो क से केला, क से कलाई और क से क्राइम, यानी तीन क का यह नौगछिया है। कलाई तो धीरे धीरे अब समाप्त होते जा रहा है, क्योंकि उस पर इतने लोगों की निगाहें थी और इतने उसमें से विवाद हुए कि बहुत कम अब लोग उपजा कर रहे हैं। केले की भी स्थिति जो है वो आप भी देख सकते हैं, प्रत्येक साल बिहार से किसान जो है आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट उस तरह का नहीं मिल पाता है, प्रभाव अच्छा नहीं रहता है। और इसके अलावा जो क्राइम है वो तो हमेशा रहा ही है बना हुआ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैंने खुद रिपोर्टिंग की थी, अभी भी उसकी वीडियो होगी, जब लोकसभा चुनाव में राजनाथ सिंह आए थे नौगछिया के मदन अहिल्या ग्राउंड, तो उन्होंने एक बहुत ही, उनके साथ रविशंकर प्रसाद थे, उस समय आईटी मैनेजर थे, वो आईटी मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बहुत ही चुटकी लेकर अंदाज से कहा था कि मैं जब हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो मैंने पूछा कि यहाँ केले से संबंधित कोई प्लांट है क्या, तो किसी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। यहाँ रेसे से संबंधित, जूट से संबंधित कोई उद्योग है क्या, तो नहीं है। यहाँ कुछ और इस तरह का जो यहाँ पैदावार होता है जो बर्बाद कर दिया जाता है उससे संबंधित है, तो कुछ नहीं है। लेकिन मैंने खुद से अपने आंखों से देखा हुआ, कानों से सुना हुआ, मैंने फिर रिपोर्टिंग भी की। और वही राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री बने तो उनका ध्यान यहाँ तो ना तो क्षेत्र के लिए था ना बिहार के लिए था। आज भी बिहार केले के लिए नंबर 1 होने के बावजूद भी केले के व्यापारी की स्थिति अच्छी नहीं रहती है, मार्केट गिर जाती है। आपको क्या लगता है कि यह बाजारवाद, जो बाजार का जो यह मार्केट का खेल होता है, यह किसके इशारों पर होता है, और क्यों स्थिति यहाँ के किसानों की ऐसी हो जाती है? देखिए, जहां तक आपने बात की, निश्चित रूप से वादे वो करके चले गए चुनाव में, और ऐसे वादे अगर आप कमोवेश देखेंगे तो हर एक लोकसभा क्षेत्र में या फिर हर एक विधानसभा क्षेत्र में होता है। निश्चित रूप से जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इस ओर काम क्यों नहीं हुआ। इस ओर काम तब होता है जब आपके विधायक जो हैं इस ओर अपने सरकार को एड्रेस कर पाते हैं और उसको ठीक से बोल पाते हैं। यही सबसे बड़ी कमी जो है इस क्षेत्र की रही है कि यहाँ का कोई नेता अगर शहनवाज हुसैन के बाद की बात करें तो बहुत ज्यादा वोकल नहीं रहा है, बहुत ज्यादा जो है वो अपने क्षेत्र के समस्याओं को एड्रेस नहीं कर पाया है। और सरकार में काम तभी होता है जब आपके क्षेत्र का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपके लिए खड़ा हो, वो आपके लिए सरकार से बात करे, क्योंकि आम लोग
आम लोग या फिर कहिए उस क्षेत्र में रहने वाली जनता, उस क्षेत्र में रहने वाले किसानों की डायरेक्ट बात ना तो सरकार से होती है और ना ही वहां के एक तरह से कहिए कि डीएम तक भी बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, बहुत कम किसान पहुंच पाते हैं। तो वहां के विधायक, वहां के एमपी को ये एक तरह से कहिए कि ये आगे जाकर, आगे बढ़कर बात करनी चाहिए। अगर बात नहीं हुई है तो वो काम जो है वो नहीं होगा, चाहे बड़े से बड़ा नेता आके वो बोल जाए। क्योंकि आपने राजनाथ सिंह का जिक्र किया, राजनाथ सिंह जो है अभी रक्षा मंत्री हैं, और वो चुनाव, अगर आप सभी दलों की बात करें, चुनाव में जो कही गई बातें हैं, जो मैनिफेस्टो है, ये अगर आप जब से भारत स्वतंत्र हुआ है और तब से जो जितने भी चुनाव हुए हैं, पहले चुनाव में मैनिफेस्टो जैसा कुछ नहीं था, उसके बाद से अगर आप देखें तो मैनिफेस्टो में लगभग ऐसे वादे होते हैं जिसको पूरा करना ही इम्पॉसिबल होता है, या फिर वो क्षेत्र के जनता को लुभाने के लिए क्या किया जाता है। हमारे क्षेत्र, हमारे देश की अगर एक तरह से कहिए अगर कमी है तो यही है कि पार्टियां मैनिफेस्टो में बहुत कुछ बोल जाती हैं, चुनाव में वादे बहुत कुछ कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर चुनाव वो जीतते हैं तो इस पर निर्भर करता है कि आपके क्षेत्र का विधायक, आपके क्षेत्र का एमपी कितना उसे एड्रेस कर पाता है। मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से जो वादे राजनाथ सिंह करके गए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाया है। और जहां तक आपने किसानों की बात की, निश्चित रूप से किसानों को अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, डीएम के पास जाना पड़ेगा। और अब अभी जिस दौर में हम और आप जी रहे हैं, जिस दौर में ये इंटरनेट का युग है, अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो आप इंटरनेट के थ्रू, निश्चित रूप से सभी किसान जो है इससे अवेयर नहीं होंगे, या फिर कहिए कि कोसी बेल्ट का जो इलाका है वहां पर इंटरनेट जो है अभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा किसान जो है इस बारे में अवेयर नहीं होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपनी बात एड्रेस करनी पड़ेगी। अगर आप अपने अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं तो आपको एड्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो इस यहाँ पर जो है आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। अधिकारों की बात तभी होगी जब आप अपने लिए स्वयं खड़े होंगे। अगर समस्या ज्यादा है तो आप डीएम के पास जाइए, और एक बार नहीं, रोजाना जाइए, और कभी ना कभी, और ऐसा डीएम पर प्रेशर, जब जनसमूह आपके साथ होता है, 15-20 लोग ही कम से कम एक साथ, अगर 15-20 किसान ही जाए तो निश्चित रूप से प्रेशर जो है वो डीएम के ऊपर भी बनेगा। आपके समस्याओं का हल जो है वो वहां से निकलेगा। अगर वहां से नहीं निकलता है तो निश्चित रूप से आगे कंसिडर किया जाएगा। और निश्चित रूप से ऐसे में आप जैसे न्यूज संस्थान जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जिस तरह से लगातार मैं देख रहा हूं कि आप अपने चैनल में वहां के स्थानीय प्रशासन और स्थानीय समस्याओं को एड्रेस करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है और एक बड़ा काम आप अपने क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो है अभी हो सकता है कि उतनी सफलता ना मिले, लेकिन भविष्य जो है वो आपका है अगर इसी तरह से मेहनत करते रहे। और ठीक उसी तरह लोग अगर अवेयर होते हैं और लोगों को एक तरह से कहिए अपनी बातों को रखना आता है, तो कोई भी समस्या हो, ये हमने आपने कई उदाहरण में देखा है कि वो समस्या दूर होती है। तो सबसे बड़ी बात, वो चाहे किसान हो, वो चाहे आम लोग हो, वो चाहे नौकरी पेशा लोग हो, अपने अधिकारों के लिए खड़े होइए। और अभी तो जो दौर चल रहा है उसमें आप अपनी आवाज को कहीं भी रख सकते हैं। क्या बात है, लाजवाब। और अब मैं आपसे एक सवाल मैं जानना चाहूंगा। बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, हम सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपके भी सवाल लेंगे। आपको क्या लगता है, अगर इस बार पिछले विधानसभा चुनाव भी जो जिसकी सरकार बनी, इसमें अगर आरजेडी की सरकार बनती तो क्या परिवर्तन होना संभव था बिहार में? आपके निगाह से क्या लगता है कि अगर एनडीए की जगह पर आरजेडी की सरकार बनती, आरजेडी जीतता और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते, तो क्या आपको लगता है कि युवा जो है सोच कुछ बिहार में परिवर्तन लाता? देखिए, ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो समय बीत चुका है। हम सिर्फ आपके राय लेना चाहते हैं। आप सभी राज्यों पर आपकी निगाहें होती है। अभी वर्तमान में पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि आपने किस तरह बंगाल के चुनाव पर जो है एक रणनीति तैयार करके रिपोर्टिंग की। आपको हर राज्य का अनुभव है। मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जो एक बदलाव कहा जाता था कि एक बदलाव हो सकता है,
हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें आई, जंगल राज इत्यादि सब बातों को लाया गया, और पूर्व के स्थिति को देखते हुए लोगों ने एक अंतिम समय में साइलेंट वोटर ने पलटी मार दिया, और फिर जो है एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर आरजेडी सरकार में आती तो बिहार का विकास और हो पाता? देखिए बाबुल, वही मैं कह रहा था कि जो संभावनाएं हैं होती हैं उस पर हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर सकते थे। हाँ, तेजस्वी यादव के पक्ष में ये बात जरूर जाती है कि वो यूथ है, और यूथ जो है वो आज का जो यूथ है वो कमोवेश जो है वो डेवलपमेंट की बात करेगा, वो जो है विकास की बात करेगा, वो नौकरी की बात करेगा। और एक बात आपने बिहार चुनाव के दौरान देखी होगी कि आरजेडी के ऑफिस से या फिर आरजेडी ने जो कैंपेन किया वहां पे कहीं ना कहीं लालू यादव और राबड़ी देवी का फोटो जो है वो मिसिंग था। इस बात के संकेत थे कि आने वाला जो नया दौर है वो बिल्कुल अलग होगा, इससे संकेत मिलता है। लेकिन क्या वो डेवलप कर पाते, क्या वो एक तरह से कहिए कि जो वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, जो वादे तेजस्वी लगातार दोहरा रहे थे, क्या वो जमीन पर हकीकत में बदल पाते, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि अभी उनकी सरकार बनी नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से यूथ जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन और बहुत से वादे करके बने हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं ग्राउंड पर, और लोग जो है वो लगातार उसी तरह निराश होते रहे। बहरहाल तेजस्वी यादव की सरकार या फिर आरजेडी जो है वो जीत नहीं पाई। लेकिन अभी इसी सरकार में, चाहे एनडीए की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में, और मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार के पहले टर्म में बहुत अच्छा काम हुआ है, और या फिर कहिए दूसरे टर्म के मिड तक बहुत अच्छा काम हुआ है। अपराध जो है वो बिहार में कम हुआ है, नो डाउट, और सड़कें जो है वो अच्छी बनी है। हालांकि इससे बेहतर और हो सकती थी, क्योंकि अब जो नीतीश कुमार, क्योंकि लगातार जो है वो मुख्यमंत्री बनते रहे हैं और इतना लंबा अरसा हो गया है, तो अब जो है जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए था, अगर आप बात करें, मैं आपको उदाहरण दूंगा कि दिल्ली से अगर आप गोसाई गांव या फिर नौगछिया जाते हैं तो आपको मुजफ्फरपुर तक जो है वो 2 लेन मिलता है, डबल लेन मिलता है। उसके बाद आपको फिर उसी तरह संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि जो रोड्स बनी है उसकी क्वालिटी पहले की तुलना में बहुत अच्छी बनी है, लेकिन कई और इंटरनल रोड हैं जो अभी तक नहीं बनी है। आपका प्रश्न ये था कि अगर तेजस्वी यादव बनते, क्या वो ज्यादा डेवलप कर पाते, क्या वो बिहार को ज्यादा समृद्ध कर पाते? तो ये संभावनाएं हैं। और निश्चित रूप से अगर एज ए यूथ अगर आप बात करेंगे तो एज ए यूथ तेजस्वी यादव में व्यक्तिगत तौर पर संभावनाएं दिखती है। हालांकि अगर आप उनके मीम्स की बात करें या फिर लालू यादव के साथ उनके मीम्स की बात करें तो बहुत सारे मीम्स आपको इंटरनेट पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे मिलेंगे। लेकिन एक यूथ के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो संभावनाएं जो है, क्योंकि जब परिवर्तन होता है तो परिवर्तन जो है वो दोनों तरफ जा सकता है, अच्छाई के तरफ जा सकता है, बुराई के तरफ जा सकता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले 15 साल से तेजस्वी यादव जो है, उनकी पार्टी जो है वो एक तरह से सत्ता में नहीं आ पाई, और जिस तरह से उनका नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूटा और फिर से वो जो है सत्ता से बाहर हो गए, मुझे लगता है कि लालू यादव वाली गलती या फिर राबड़ी देवी वाली गलती जो है वो तेजस्वी नहीं दोहराते। लेकिन ये संभावना है, और संभावनाओं पर बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन, बहुत ज्यादा बात हम और आप नहीं कर सकते हैं। अभी इसी सरकार से उम्मीद रखिए और इसी सरकार पर प्रेशर बनाइए कि अपने क्षेत्र का या फिर कहिए पूरे बिहार का वो विकास कर पाए। और अभी इनके पास मौका भी है, क्योंकि एक तरह से कहिए मोदी जी चुनावी प्रचार में कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है, अब दौड़ती कैसे है ये देखने वाली बात होगी। और जो है एक तरह से कहिए कि इसी सरकार के ऊपर सभी को प्रेशर बनाना होगा, और ये प्रेशर तभी बनेगा जब आप अपने क्षेत्र के रिप्रेजेंटेटिव पर प्रेशर बनाएंगे, उनसे क्वेरी करेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि आखिर मेरे क्षेत्र का, देखिए धीरे धीरे एक एक क्षेत्र करके विकास हो सकता है। अगर सभी क्षेत्र से, एक विधानसभा से अगर 10 लोग खड़े हो जाए कि अपने विधायक को पकड़ लें कि आपने ये वादा किया था, आपकी पार्टी ने ये कहा था और ये अभी तक नहीं हुआ है, और रेगुलर जो है उससे मिले और उनको कहें, उनको एड्रेस करें, तो निश्चित रूप से जब दबाव बनेगा तो उसके बाद काम हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे तरीके से आप लगातार
अपनी बेबाक अंदाज से जवाब देते जा रहे हैं। बहुत लोगों के कमेंट आए हुए हैं। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि नवगछिया क्षेत्र में बाढ़ गंगा और कोसी दोनों तबाह करता है। जी बिल्कुल, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो है सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं सभी दल के नेता सिर्फ अपने पद के लिए जनता को झूठा सपना दिखाकर चले जाते हैं। प्रवीण कुमार लिखते हैं हाय हाय। नीरज राज लिखते हैं भैया अपना काम बनता है। जी बिल्कुल, आपने पंक्ति लिखा है। और सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं सिर्फ रोड बना देना विकास है क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तब कहलाएगा विकास। जी, एक विपक्ष लोगों का एक पंक्ति होता है। मैं बाढ़ और कटाव पर चर्चा करूं उसके पूर्व मैं आपसे भी राय लेना चाहता हूं, क्योंकि आप राजधानी दिल्ली से सभी राज्यों पर निगाहें रखते हैं। विपक्ष के लोग एक बात कहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री और सरकार ने, एनडीए ने स्लेट के जगह पर प्लेट पकड़ा दिया था, और जिन हाथों को स्लेट चाहिए थे उन्हें प्लेट मिल गए, और जिसके कारण स्कूली व्यवस्था जो है बुरी तरह से भोजन पर चला गया। अभी स्कूलों में आप देखेंगे जब पदाधिकारी जांच के लिए जाते हैं तो वो बच्चों से सवाल नहीं पूछते हैं, स्कूल की गुणवत्ता की चर्चा नहीं होती है। वह चर्चा होती है खिचड़ी का क्या क्या बना, मेनू में क्या चावल आया, क्या रजिस्टर है, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं मिड डे मील भी सरकारी व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को जो है वो प्रभाव डालता है। आप मानते हैं इस चीज को? क्योंकि आप भी इसी क्षेत्र से हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को आपने देखा है, यहाँ के लोगों को जीविकोपार्जन करते आपने देखा है कि किस तरह अपने परिवार के बच्चों का पेट भरते हैं। लोग मजदूरी करके लोग जीते हैं। जी देखिए बिल्कुल, आपने शिक्षकों की बात की। निश्चित रूप से शिक्षकों को आप देखिए, ये जो है कहा जाता है, हालांकि मजाक के तौर पर कहा जाता है कि पढ़ाई के अलावा हर एक काम जो है वो शिक्षक को दिया जाता है। अभी अगर आप देखें तो इलेक्शन से लेकर कोरोना के वैक्सीनेशन तक, या फिर कहिए लॉकडाउन को पालन करवाने तक जो है वो टीचर को अपॉइंट किया जाता है। अगर अगर दिल्ली की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार मैंने इस मुद्दे को कवर किया है। यहाँ पे जो टीचर हैं उनकी ड्यूटी लगती है मास्क चेक करने के लिए, उनकी ड्यूटी लगती है कि उस पर चालान करने के लिए। और कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जिस शिक्षक शिक्षक एक तरह से कहिए, या तो वो बीएड करके आए होंगे या फिर आगे की पढ़ाई करके आए होंगे, और उनका जो एक तरह से कहिए सचिन तेंदुलकर को अगर आप जो है वो कीपिंग करवाएंगे तो निश्चित रूप से जो है मैच आप हार जाएंगे। तो शिक्षकों का काम पढ़ाई करना है, और शिक्षकों पढ़ाई के अलावा अगर आप पोलियो टीकाकरण में देखें तो शिक्षकों का उपयोग होता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि शिक्षकों का और जगह उपयोग नहीं कर सकते या फिर हो नहीं सकता है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अन्य कार्यों पर गए शिक्षकों के द्वारा कहीं ना कहीं पढ़ाई का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और जो जिक्र अभी आप कर रहे थे कि खिचड़ी के बारे में जो अफसर आते हैं वो खिचड़ी के बारे में पूछते हैं, पढ़ाई के बारे में नहीं पूछते, तो देखिए उनके ऊपर भी प्रेशर डाला जाता है। उनको भी डर होता है अफसर पे कि अगर कुछ घटना हो गई तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी उनकी भी होती है। इसलिए जिस काम में ज्यादा खतरा रहता है वो क्वेरी भी उसी बात की करते हैं। और ये सबको पता है कि शिक्षक जो है वो समाज का एक तरह से कहिए कि समाज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कार्य शिक्षक को ना दिए जाए। और कई बार बात भी उठी है दिल्ली में, कई बार मास्क चेक करने गए शिक्षकों की कुछ लोगों ने पिटाई भी कर दी है। तो उसको लेकर यहाँ पर जो है बहुत जो शिक्षक संघ हैं उनके अध्यक्षों से मेरी बात हुई है, तो वो लगातार मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों को ऐसे कार्यों पर ना भेजा जाए। हालांकि अभी स्कूल बंद है, ऐसे में शिक्षकों की ड्यूटी जो है वो कोरोना के में लगाई गई है। और कई शिक्षक, अगर आप देखें यूपी की बात कर लें कि यहाँ यूपी में जब पंचायत चुनाव हुए थे तो 100 से ज्यादा शिक्षक जो है कोरोना से जो है वो एक तरह से कहिए कोरोना संक्रमित हुए, फिर जो है वो उनकी मृत्यु तक हो गई है। तो सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा, अगर शिक्षा व्यवस्था इंप्रूव करनी है तो ऐसा नहीं है कि शिक्षकों की ड्यूटी ना लगाए, लेकिन पहली प्रायोरिटी जो है, पहला एक तरह से कहिए कि फर्स्ट उनका काम है कि बच्चों को शिक्षित करना, तो उन पर ज्यादा ध्यान दे सरकार। चलिए, और लगातार जो है मतलब लोग जुड़ते जा रहे हैं और अपनी बातें कहते जा रहे हैं। और मैं आपसे एक अंतिम जो हमारा एक मुद्दा है आपसे बातचीत करने का, जो है बिहार और खास करके जो हमारा क्षेत्र है गंगा कोसी का, ये
बाढ़ और कटाव से हमेशा जो है घिरा रहता है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्य नहीं किया जाता है। आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल उपेक्षित ये क्षेत्र रहा है, और गंगा और कोसी के बीच का ये क्षेत्र निश्चित रूप से बाढ़ से हर हर साल यही समस्या होती है, और हम लोग जो है इस पर रिपोर्टिंग करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने आज से 1 साल पहले ये कहा था कि गंगा में बाढ़ अब इसलिए आ रही है क्योंकि जो उसका डेप्थ है वो धीरे धीरे मिट्टी से कम हो गया है। मिट्टी जो है उसके डेप्थ को मिट्टी ने कम कर दिया है। इस वजह से पानी जो है वो आसपास के एरिया में ज्यादा फैल रहा है, और इसके लिए नीतीश कुमार ने कहा था कि गंगा की सफाई की जाएगी और आसपास के एरियाज में बांध बनाए जाएंगे। लेकिन ये जो है अभी सरकारी फाइलों में ही है। अगर इस पर नीतीश कुमार इम्प्लीमेंटेशन कर लेते तो ऐसी समस्या जो है इस क्षेत्र में नहीं आती। हालांकि कुछ कार्यों में प्रगति हुई है, हमने देखा है। और जब मैं पिछली बार गया था तो हमने देखा कि गोसाईगांव के पास जो है एक बांध बनाया गया है, उससे कहीं ना कहीं रिलीफ जरूर मिली होगी, न सिर्फ गोसाईगांव को बल्कि आसपास के लोगों को भी। लेकिन जो परमानेंट आप एक अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन, और कई स्टडी भी ये बता रही हैं कि जो गंगा का प्रवाह है वो इन डेप्थ कम होने से वो कम हुआ है। तो जब प्रवाह कम होगा, जब स्पीड में आप एक तरह से कहिए पानी नहीं निकल पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो पानी जो है वो इलाके में वितरित होगा, ये स्टडी कहती है। इसके लिए जो है केंद्र सरकार भी जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। और नितिन गडकरी के मंत्रालय को मैं कवर करता हूँ। नितिन गडकरी ने ये कहा है कि गंगा की सफाई, जिस तरह से बनारस में अब जो है स्टीमर चलने लगे हैं, बड़ी बड़ी जहाजें चलने लगे हैं, नितिन गडकरी ने कहा है कि जो गंगा है उसका उपयोग जो है वो जल मार्ग के लिए किया जाएगा। तो अगर वो योजना इंप्लीमेंट होती है तो, और जो कुछ होती हुई दिखाई दे रही है, अगर बनारस तक की बात करें तो बनारस से कानपुर या फिर उससे आगे गंगा के डेप्थ को बढ़ाया गया है, क्योंकि स्टीमर तभी चल पाएगा जब डेप्थ ज्यादा होगा, जब पानी ज्यादा होगा। तो अगर ये योजना, नमामि गंगे की योजना अगर कार्य करती है तो निश्चित रूप से ये समस्या कहीं ना कहीं दूर होगी। और जहां पर पानी की ज्यादा समस्या है, क्योंकि बड़े विस्तार पूर्वक नितिन गडकरी ने समझाया है, और एक तरह से देखें तो मोदी सरकार में सबसे काबिल मंत्री अगर मैं किसी को मानता हूं, या फिर लोगों से जब हमारी बात होती है तो लोग जो मानते हैं वो नितिन गडकरी को मानते हैं। और नितिन गडकरी ने कहा है कि गंगा में स्टीमर जो है वो दौड़ेंगे। और अब उन्होंने मुझसे मजाक करते हुए कहा था कि अब तू ना दिल्ली से अपने घर जो है वो स्टीमर से चला जाएगा। मैंने कहा सर ऐसा ही कर दो, एयरपोर्ट तो बना नहीं। तो देखिए क्या होता है आगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो है लगातार अमरनाथ झा जी लिखते हैं, दोनों अनुज के विद्वता और कर्मठता पर हमें गर्व है, शानदार प्रस्तुति, धन्यवाद आपको, प्रणाम। और ललन झा जी लिखते हैं, मैं लाइव की संख्या देखे। जी देखिए सर, हम लाइव की संख्या नहीं देखते हैं इसलिए क्योंकि अलग अलग विषय पर अलग अलग लोगों का इंटरेस्ट होता है, और अलग अलग खाने में भी अलग अलग स्वाद सबों को पसंद है। इसीलिए सबसे बड़ा चीज होता है चर्चा। जितने लोग भी बने हुए हैं, जितने लोग शुरू से बने हुए हैं, और जितने लोग बीच बीच में आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, बाद में भी वीडियो को देखते हैं, तो उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ी चीज होती है सबों का अलग अलग स्वाद होता है, तो मैं तो एक रंग का स्वाद रोज दे नहीं सकता हूं। इसलिए ललन झा जी आपको भी धन्यवाद। और जो है अमर झा जी लिखते हैं कि ललन जी लाइव की संख्या में ना जाके प्रस्तुत चर्चा की गुणवत्ता को देखना। चलिए, आप सभी पाठक हैं, आप सबका प्यार है। और लिखते हैं बाबुल जी, आप लोग आलोक जी, बहुत अच्छा चर्चा। देखिए, कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जो बहुत लोगों को लगता है कि यह कुछ अलग मुद्दा है, तो मुद्दा अलग होने पर सबों को सब स्वाद उतना मजा नहीं आता है, सबों के लिए सब अलग अलग है। और मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि अभी क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है कि आगामी कितने वर्ष तक लगेगा, कि कितना समय लगेगा कि हमारा बिहार भी एक विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं प्राप्त कर सका, लेकिन बिहार भी हमारा एक विकास वाले लिस्ट में चला जाएगा, कि एक विकास विकसित कहा जाए कि विकसित राज्य के लिस्ट में हमारा बिहार भी चला जाएगा। देखिए, अगर आप बिहार की बात करेंगे तो निश्चित रूप से जितने जो पलायित बिहार के लोग हुए हैं, अगर आप वो विभिन्न स्टेट की बात करें
तो वो वहां जाकर अच्छा काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से कई जो है उनमें से बड़े उद्योगपति बने, कई बड़े जो है वो पत्रकार बने, कई बड़े जो हैं वो आईएएस आईपीएस उन्होंने कंप्लीट किया है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जिस तरह से जो मैं देख पा रहा हूँ और जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब मैं बिहार जाता हूँ तो बहुत से युवाओं को मैंने बात करते हुए सुना है, बहुत से डेवलपमेंट के बारे में बात करते हुए सुना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आजकल के यूथ हैं वो ये पहले से चलता आ रहा है कि अगर ज्यादा आईआईटी में कोई स्टेट कम्पीट करता है तो वो बिहार है, अगर यूपीएससी में आप हर एक साल देखें तो वो बिहार है। लेकिन इस अभी तक बिहार जो है वो मुकाम नहीं पा पाया है जो उसे पाना चाहिए था कंपैरिजन टू दूसरे स्टेट। तो अब क्योंकि लोगों में जो आजकल के यूथ हैं या फिर कहिए, और एक यूथ जो है वो पूरे गांव को या फिर अपने शहर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसमें मैं जो है वो सकारात्मक सोच रहती है मेरी, और इसमें मैं पॉजिटिविटी देखता हूं। और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में, क्योंकि जब तक लोग नहीं जागरूक होंगे, जब तक यूथ अपने लिए रोजगार नहीं मांगेगा, जब तक यूथ अपनी बात नहीं करेगा, आपके रिप्रेजेंटेटिव को दबाव आप नहीं डाल पाएंगे, तब तक ये सपना सपना ही रहेगा। अभी मैं देख पा रहा हूं, और जब भी मैं बिहार जाता हूं या फिर वहां के लोगों से बात करता हूं, तो अभी बहुत अच्छा अनुभव जो है वो हो रहा है। और आशा करिए कि आने वाले दिनों में जो है एक ऐसी संख्या बने और एक ऐसा डेवलपमेंट की बयार बिहार में बहे। इलेक्शन में आपने बिहार में बाहर बा और यहाँ पे कई तरह के स्लोगन सुने होंगे, लेकिन मैं जिस स्लोगन की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ के लोग और वहाँ के यूथ और वहाँ के सभी वोटरों में ये बयार बहे कि अपने अधिकारों को, अपने क्षेत्र को जो है वो अच्छा बनाना है। तो निश्चित रूप से बनेगा, थोड़ा ज्यादा या कम समय लग सकता है, लेकिन उम्मीद ये है। और जो अभी एक तरह से कहिए कि जो मैं देख पा रहा हूँ, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो है हम स्वर्णिम बिहार की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली राजधानी से पत्रकार आलोक झा। और कोई आप संदेशा देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को? जी, एक बार जी, फिर से दोहराएं प्रश्न। मैं चाह रहा हूं कि आप कोई अंत में, अब हमारे लाइव स्ट्रीम का वक्त हो चला है विदा होने का, मैं चाहता हूं कि आप कोई संदेशा देना चाहते हैं क्षेत्र के लोगों को, अपने क्षेत्र के लोगों को, यहाँ जो रहते हैं या जो दूर भी रहते हैं, इस वीडियो में बने हुए हैं या इस वीडियो को बाद में 1 घंटे के बाद यूट्यूब पर भी देखेंगे, आप कोई संदेशा देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा संदेश यही है। और जिस तरह से जो परेशानियां वहां पर लोगों की हैं, उसके लिए आप वोकल बनिए, और उसके लिए आप अपने विधायक, अपने एमपी और ग्राम पंचायत के सदस्य, उस पर दबाव डालिए। जब तक दबाव नहीं डालेंगे तब तक वो काम बनेगा नहीं। और जो विक्रमशिला सेतु पुल जो है, उस पर जो जाम की समस्या है, उसको लेकर जो है कई बार मैंने भी यहाँ स्टोरी चलाई है, उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन करिए। निश्चित रूप से वो समस्या जल्द सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत जो है वो वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी जो हैं इस वजह से सफर कर रहे हैं। तो मेरा एक कहना यही है कि अपने अधिकारों के लिए वोकल होइए, चाहे छोटे स्तर पर। ये मत समझिए कि अगर मैं बोलूंगा वो करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत से लोग, बाबुल मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग इस डर से कुछ नहीं कहते कि मेरे बात का कोई वैल्यू नहीं देगा। लेकिन आप इस कहानी को याद रखिए कि सभी कबूतर मिलके पूरी जाल को जो है वो उड़ा ले जाते हैं। ठीक उसी तरह अपने लिए वोकल होइए, और जब सब लोग वोकल होंगे तो क्षेत्र की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। और दूसरी बात कि कोरोना का समय चल रहा है, मास्क पहन लीजिए, कोरोना का प्रोटोकॉल जो है वो पालन करिए। निश्चित रूप से हम और आप सभी, संपूर्ण देश ये चाहता है कि देश और खासतौर पर बिहार जो है वो जल्द से जल्द कोरोना की इस लड़ाई में जीत जो है वो पाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक हैं। और मैं अब उन्हें जो है स्वागत, उन्हें धन्यवाद के साथ विदा करता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी हमें जब जरूरत होगी आपकी तो मैं आपसे निश्चित रूप से संपर्क करूंगा, और आप अपना कीमती समय जरूर हमें देंगे। आपको आपके आज के इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल बाबुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जोड़ा, और जिस तरह आप कार्य कर रहे हैं, एक बार फिर से आपको बधाई, आपके पूरे टीम को बधाई। आपके हर एक इंटरव्यूज, आपके हर एक न्यूज को देखता रहता हूं, और आपसे बात भी होती है मेरी। निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो जिस स्वर्णिम बिहार की बात हम और आप अभी कर रहे थे, जो संपूर्ण लोग देख और सुन रहे हैं, उस स्वर्णिम बिहार की बिहार में एक उस स्वर्णिम बिहार को बनाने में आपकी भी भूमिका जो है वो अद्भुत है। बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद बहुत। और आज हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली राजधानी से, राजधानी दिल्ली से आलोक झा, और अभी जो है वर्तमान में बड़े चैनल के लिए कार्य करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक विशेष रूप से चर्चा करता चलूं कि समय और इसका थोड़ा सा दिक्कत होता है। आपको भी पता है कि अभी बहुत सारे लोग जो है टीम में कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग बीमार हैं, तो थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोरोना काल जा रहा है, लॉकडाउन भी सामान्य होता जा रहा है, तो निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा ही होगा। और जितने लोग भी लाइव में अभी तक जुड़े हुए हैं, लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते जा रहे हैं, सोनू कुमार शर्मा जी, आपका हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आपने जितना वक्त दिया है, इतने एक से बढ़कर एक प्रतिक्रिया दी है। सोनू कुमार शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा जो है टुनटुन राज शर्मा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत झा जुड़े लिखे, दोनों बहुत बंधु को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हृदय से धन्यवाद। और इसके बाद ललन झा जी और जितने भी लोग लिखते हैं कि वरुण जी और आलोक जी, आप दोनों का बहुत सही चर्चा लग रहा था, आगे भी से जारी जी बिल्कुल रखेंगे। थोड़ी सी दिक्कतें होती है, देखिए पाठकों का जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग होता है, सभी तरह के पाठक अलग अलग चीज का एंजॉय करते हैं। और निश्चित रूप से रविवार का समय थोड़ा सा हम लोगों के लिए कठिनाई होता है, दो दो लाइव इंटरव्यू रहते हैं, इसके अलावा फुटेज इंटरव्यू रहता है, कवरेज रहता है, फुल नाइट वर्क रहता है, तो थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि अलग अलग रंगों से आपको रंगाएं, क्योंकि जो कोरोना से जगे हैं और उससे जो उठे हैं, तो थोड़ी सी सबको परेशानी है। धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। फिर विभिन्न प्रकार के एंकर और न्यूज चैनल के और भी रिपोर्टर आएंगे और फिर दमकर होगा। और हाँ, एक बहुत बड़ी चीज कि अपने अधिकार के लिए, जो आलोक झा जी ने कहा कि अपने अधिकार के लिए जब तक आप बोलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। इसीलिए आप आज के इसी विचार के साथ मैं सबों से आज विदा लेता हूं। धन्यवाद, आपने लाइव एंकर चैट में वक्त दिया। कल फिर मिलेंगे संध्या 8 बजे, फिर इस लाइव एंकर चैट में एक नए विषय के साथ, एक गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए वरुण बाबू को इजाजत। धन्यवाद।